बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। वो मुझे शादी का सुरख जोड़ा देकर चली गई। मैं सहन में बहुत ही खुशी से अपनी चीज़ें देखने लगी, खुश होने लगी। फिर न जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने अपनी शामत को खुद दावत दे दी। मैं बेहद खुश थी। मेरी सास मेरे लिए बहुत खूबसूरत शादी का सुरख जोड़ा लेकर आई थी। बस चंद दिन ही तो रह गए थे मेरी शादी में। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने कमरे में गई और अपने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया। अपने बालों को भी खोल लिया। अपना सर सामने लगे ड्रेसिंग में देखने लगी। मेरा दूध जैसी रंगत पर सुर्ख लिबास बहुत जच रहा था। फिर मैंने सामने रखी सुर्ख रंग की लिपस्टिक भी लगा ली। फिर अपने खुले हसीन बालों को आगे किया, अपने हाथों पर सुर्ख चूड़ियाँ पहन ली और अपना अरूसी दुपट्टा भी अपने सर पर ओढ़ लिया। अपने बेड पर बैठकर घूंघट निकालने लगी। बस ऐसे ही छोटी छोटी ख्वाहिशात हर लड़की रखती है। शायद अब्बा घर पर नहीं थे। मुझे लगा मैं अकेली हूँ, इसीलिए मैंने अपना अरूसी लिबास पहन लिया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जिस जानवर के वजूद में मैंने फरामोश कर दिया था कि वो मेरा क्या हशर कर सकता है। आइन इसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो रीछ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखें इस वक्त ना जाने किस जज्बे के तहत मुझे देखकर सुर्ख हो रही थी। मुझे यूं सुर्ख लिबास में देखकर वो बड़ी तेज़ी से मेरी जानब बढ़ा था। मैंने तो अभी कुछ समझ में ही नहीं पाई थी कि जब वो मुझ पर झपट पड़ा। एक चीख मेरे मुंह से बरामद हुई और इस रीछ ने मेरे कपड़ों में 12 साल की थी जब अब्बा एक रीछ को घर ले आए। मेरे अब्बा पहले बंदर का तमाशा लोगों को दिखाते थे। यही मेरे बाप का कमाई का जरिया था। लेकिन अभी चंद दिन पहले मेरा प्यारा सा बंदर मर गया था। मैं बहुत रोई थी। इसके मरने पर 3 दिन मुझे इस बंदर की जुदाई में बुखार चढ़ा रहा। अभी भी अम्मा मेरी मिन्नतें समाजत करके मुझे खाना खिला रही थी कि जब अब्बा घर में रीछ को ले आए थे। स्याह रंगत वाला मोटे भदे बेढंग वजूद का वो बनमानस किस्म का रीछ देखकर मैं तो डर कर अम्मा के पीछे छुप गई थी। वो भी मुझे ही देख रहा था। ये कटक बना आंखें चुबाकर मेरी माँ कहने लगी, कमाल है, ये किस तरह से उठा लाए हैं। तो बंदर लेने गया था। इस भारी बरकम वजूद वाले रीछ को देखकर अम्मा भी कुछ घबरा गई थी। जो कद काट में अगर खड़ा हो जाता तो अब्बा इससे भी बड़ा लगता। अब्बा कहने लगे कि आजकल लोग बंदर का तमाशा इतनी शौक से नहीं देखते जितना रीछ का देखते हैं। फिर ये मुझे सस्ता मिल गया और पहले से करतब भी सीखा हुआ है। मुझे इस पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब्बा की बात पर अम्मा हैरान हुई थी। कहने लगी, इसके मालिक ने इतना सस्ता क्यों दे दिया। फिर अब्बा कहने लगे कि ये तो मुझे नहीं मालूम, बस कह रहा था कि वैसे तो ये रीछ बहुत अच्छा है, लेकिन बस इसमें एक बुराई है। हसीन औरत को सुर्ख रंग में देख ले तो बदक जाता है। अब्बा की ये बात सुनकर मेरी माँ की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, कमाल है, फिर तो इसे क्यों उठा लाया है। अगर ये तमाशे के दौरान भूल गया तो कौन संभालेगा इसे। मेरी माँ की बात पर अब्बा मुतमिन थे। कहने लगे, मेरे पास इसका हल है। इस काला चश्मा पहना दूंगा ताकि इसे हर औरत काली लगे। मेरी माँ इस बात से मुतमिन नहीं हुई। कहने लगी, तो घर पे रखेगा, अगर ये हमें नुकसान पहुंचा दे तो। अम्मा खौफ अपनी जगह, कौन बचा सके। अब्बा हंसने लगे। कहने लगा, बेफिक्र रहो, नसीबो तेरी गहरी सुनहली रंगत पर ये रीछ आशिक होने वाला नहीं। ये तो मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मुझे तू मिल गई। मेरे अब्बा मेरी माँ की रंगत का यूं ही मजाक उड़ाते थे। हालांकि मेरे माँ बाप दोनों ही गहरी रंगत के मालिक थे, लेकिन मैं ना जाने किस पर चली गई थी। मेरी रंगत दूध जैसी सफ़ेद थी। इस वक्त मैं कम उम्र थी, शायद इसीलिए मेरे बाप को मेरा ख्याल ही नहीं आया कि हसीन तो मैं भी हूँ। ये शायद मेरी किस्मत ख़राब थी। जब अब्बा इस रीछ को घर के सेहन में करतब सिखाते तो वो बहुत जल्द अब्बा की बात समझकर वैसे ही करने लगता जैसे अब्बा इसे कहते हैं। वो बेशक एक जानवर था, लेकिन समझ बूझ अच्छी रखता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं इस रीछ से और मुझसे अनूस होने लगे। मैंने अपने प्यारे बंदर को खोया था, इसीलिए मुझे एक ऐसा ही जानवर चाहिए था। क्योंकि मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। कोई बहन भाई था नहीं जिससे जी लगाते। सो मैं जब 16 साल की हुई तो वो रीछ मेरा
इतना आदी हो चुका था कि जब तक मैं इसे अपने हाथ से खाना ना खिलाती वो भूखा ही बैठा रहता। अम्मा अब्बा किसी के हाथ से नहीं खाता था, लेकिन चंद दिन से मुझे इसकी नज़रें खुद पर ठीक नहीं लग रही थी। जब भी मैं इसे खाना खिलाने जाती वो मेरे बिल्कुल करीब हो जाता। 4 साल से वो हमारे घर में रह रहा था, तमाशा भी अच्छा दिखाता था। मेरे बाप ने इससे अच्छी खासी कमाई हासिल कर ली थी, लेकिन अब मुझे इसकी नज़रें अजीब सी लगने लगी थी। वो मुझे किसी बेहुदा मर्द की तरह से सर से पैर तक देखने लगा था। जब तक मैं सहन में काम करती रहती इसकी नज़रों के हिसार में रहती थी। कभी कभी तो मुझे इसकी नज़रें अपने वजूद पर चुभती हुई महसूस होने लगती। मैं इसे जब देखती तो मैं ये सोचती कि ये तो एक जानवर है, भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। आज जो हरकत इस बालू ने मेरे साथ की, मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैं पहले से बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। मेरी सुनहरी बाल अब कमर तक जाने लगे थे। मैं नहाकर अपने बाल सुखा रही थी जब अम्मी ने मुझसे कहा कि इस रीछ के बच्चे ने अच्छे नखरे पाल रखे हैं। क्या कहा भी है कि तुम नहाने गई हो, खाना मेरे हाथ से खा ले। मगर नहीं, मजाल है जो इसने एक नवाला भी मेरे हाथ से खाया हो। आप जा और जाकर खिला इसे खाना। शाम होते ही तेरा अब्बा आ जाएगा और फिर इसे तमाशे के लिए ले जाएगा। मैं तो इसे अपने बाल खुशक कर रही थी। अम्मा की हफड़ा दफड़ी में न जाने पर खुले बालों से बाहर आ गई। इस बालों के लिए एक तसले में कुछ मछलियाँ रखी थी। मैंने वो उठाई और बालू के पास चली गई। वो मुझसे नाराज़ था क्योंकि खाना वो मेरे हाथ से ही खाता था, इसीलिए रुख मोड़े मुंह फैलाए बैठा था। मुझे पता था कि वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। मैंने इसे पकारा तो इसने चोर नज़रों से मुझे देखा, लेकिन जब मुझे देखा तो आंखें चपकाना भूल गया। मैं इसके पास गई, प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। वो मुझे बेखुद सा होके देख रहा था। मैंने इसे हाथ से मछली खिलाई। जब तक वो खाता रहा मुझे ही देखता रहा। जैसे ही मैं खाली तसला वापस लेकर जाने लगी तो इसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे अपनी जानिब बड़ी ज़ोर से खींचा। अगले ही पल बेसाख्ता मैं इसके पहलों से जा लगी। वो मुझे अपने दोनों बाजों के हिसार में ले चुका था। मैं तो इसकी इस जुर्रत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो बहुत नरमी से मेरे बालों को सहला रहा था। मेरा पूरा वजूद करंट की मात कांपा था। मैं झट से इससे पीछे हटी थी और वहाँ से वापस बावर्ची खाने में आ गई। चंद लम्हों का खेल था, लेकिन मुझ पर तो जैसे खौफ सा लर्ज़ा तारी हो गया था। इस बालों के भद्दे वजूद का लमस और काले बेतहाशा बालों में अपना नाजुक वजूद मैं जरी सी लेकर रह गई थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि जिसके लम्हे भर की संगत ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया वो मेरे साथ क्या करने वाला है। लेकिन इस दिन के बाद से मुझे इस रीछ से खौफ सा आने लगा था। मैं अब वो खाने का तसला वहीं इसके करीब रखकर वापस चली जाती थी। वो बालू किसी से कुछ नहीं कहता था। अभी तक वो एक बार ज़रूर जानवरों की मान 4 साल हमारे साथ रहा था। पहले पहल तो अब्बा इसे जंजीर से बांधकर सहन के एक कोने में बैठाकर इसकी जंजीर को लोहे के कड़े के साथ ताला लगा देते थे ताकि वो भागने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। लेकिन जब इस बालू ने किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया तो अब्बा ने इसे आज़ाद छोड़ दिया था और अब तक इसने हमें कुछ नहीं कहा था। जहाँ इसकी जगह बनी हुई थी वो खामोशी से वहीं बैठ जाता था। सहन में किचन बना हुआ था और कमरों की खिड़कियाँ दरवाजे भी सहन में ही थे। एक रात मुझे ये लगा कि जैसे मेरे कमरे की खिड़की पर एक काला सा साया है। मैं कमरे में गुप अंधेरा करके सोती थी। गहरी नींद के बावजूद मुझे अपने वजूद पर एक तेज़ी सी महसूस हो रही थी। मेरे अंदर इस कदर बेचैनी सी पैदा हुई कि मेरी आँख खुल गई। जब मेरी नज़र कमरे की खिड़की के पर पड़ी तो मुझे एक काला साया सा नज़र आने लगा। मैं तो इसे देखकर डर गई। इस वक्त हमारे घर पर कौन आ सकता है? कहीं कोई चोर? ख्याल आया, मुझे यही आया था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे घर में तो रीछ मौजूद है। कौन होगा जो रीछ के होते हुए हमारे घर में आ सके? लेकिन फिर भी मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ा और बड़े एहतियात से कदम उठाती हुई अपने कमरे से बाहर निकली।
मैंने सेहन का जायज़ा लिया तो पूरा सेहन खाली था। बालू भी अपनी जगह पर लेटा हुआ था। मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन एक ख्याल मुझ पर यह भी गुजरा कि मैंने जो साया देखा था वो इस बालू जैसा ही था, मगर मैंने इस ख्याल को झटक दिया। एक बार मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, अपने घर के करीब थी, जब हमारे मोहल्ले के एक लोफर से लड़के ने मुझे देखकर सीटी बजाई। जैसे ही मेरी इस पर नज़र पड़ी वो मुझे आंख मारने लगा। ये देखकर तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने गुस्से से नज़रें हटाती और तेज़ी से अपने घर की जानिब बढ़ गई, लेकिन वो लड़का मुझसे ज़्यादा तेज़ चलता हुआ मेरे पास आ गया और एकदम मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझसे कहने लगा कि जब से इसने मुझे देखा है वो मेरा दीवाना हो गया है, मुझसे मोहब्बत करता है। ये कहते हुए इसे बेशर्म लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इसे कहा कि वो मेरा हाथ छोड़े, ये क्या बदतमीज़ी है, लेकिन इस वक्त मेरी रंगत उड़ी थी। वहाँ मेरे और इस लड़के के अलावा और कोई ना था, इसीलिए वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। कहने लगा, तुम मुझसे शादी पर अपनी रजामंदी दे दो, वरना मैं ये कहकर इसने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। कहने लगा, मैं अपनी जान ले लूँगा। मैंने कहा, ये क्या ज़बरदस्ती है, मेरा हाथ छोड़ दो। इससे पहले कि मुझे मज़ीद सच करता, मेरे घर के दीवार छोटी थी, इसलिए दीवार से गली साफ नज़र आती थी। न जाने कैसे इस रीछ ने ये सब देख लिया और दीवार कूदकर भागता हुआ मेरे पास पहुंच गया। वो लड़का मेरे पास एक रीछ को देखकर डर कर पीछे हट गया, लेकिन इस वक्त इस भालू की आंखें गुस्से से सुर्ख थी। इसने इस लड़के की टांग खींचकर इसे ज़मीन पर गिराया और फिर बड़े जाखराना अंदाज से इसके ऊपर चढ़कर इसे मारने लगा। वो लड़का चीखने चिल्लाने लगा। इसने अपने हाथ में पकड़ी तेज धार वाली छुरी इस रीछ के हाथों पैरों पर भी वार किए ताकि वो इसे जान छुड़वा सके, लेकिन रीछ पर वार जैसे कोई जुनून सा सवार हो चुका था। इस लड़के की चीखों की आवाज़ सुनकर सब लोगों के दरवाजे खुल गए। बहुत से मर्द इस बालू से इस लड़के को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुझे ये डर लाहक हुआ कि कहीं बालू इस लड़के की जान से ही ना मार डालें। मैं आगे बढ़ी। मैंने इसे कहा कि वो इस लड़के को छोड़ दे। मेरे ये कहने की देर थी कि वो रीछ इस लड़के से पीछे हट गया। मैं इसे अपने साथ ले के घर आई तो दरवाजे पर मेरी अम्मी बहुत गुस्से से खड़ी थी, शायद शोर सुनकर बाहर आ गई थी। हम घर में दाखिल हुए तो अम्मी इस बालू पर चीखने चिल्लाने लगी कि इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी इस लड़के पर हमला करने की। अगर वो मर जाता तो केस तो मेरे अब्बा पर ही होता। वो बालू चुपचाप सुर्ख आंखें लिए मेरी माँ की डांट सुनता रहा। जब अब्बा घर आए तो मोहल्ले वालों ने पहले ही इन्हें बालू की कारस्तानी सुना दी थी। इस लड़के की 2-3 पसलियाँ टूट चुकी थी और वो काफ़ी ज़ख्मी भी था। अब्बू को मोहल्ले की पुलिस ने आखिरी वार्निंग भी दी कि अगर इस बालू ने दोबारा किसी को यूँ ज़ख्मी तो किया तो केस अब आ पर होगा। अब्बू भी बहुत गुस्से में थे। अब्बू ने सहन में रखा मोटा डंडा पकड़ा इस बालू को मारने लगे। मुझे हैरत थी कि वो चुपचाप मेरे बाप की मार खाता रहा, लेकिन मुझे से ये सब बर्दाश्त ना हुआ। मैं इसके सामने आ गई। मैंने अब्बा से कहा कि वो पहले मेरी बात सुन ले। मैंने इस लड़के की सारी घटिया हरकत अब्बा को बता दी। ये सुनकर अब्बा चुप हो गए, अंदर कमरे में चले गए। मेरी माँ ने आज इस रीछ को खाना भी नहीं दिया था। मैंने जल्दी से फ्रिज खोली और वहाँ से मछली निकाल कर तसले में रखी और इस बालू को खिलाने लगी। आखिर इसने मुझे इस लड़के से बचाया था। मुझे तो लगा कि इसने नमक हलाली नबाई है। पहली बार मैंने इस बालू की आंखों में आंसू बहते हुए देखे थे। पहली बार मुझे इसे बेज़बान पर बहुत तरस आया था, मैं जाने क्यों, लेकिन मैंने पहली बार इसके आंसू अपने हाथों से साफ़ किए। वो अब भी मुझे यकटक देख रहा था। मैंने अपने हाथों से इसे मछली खिलाई और फिर अचानक से मेरी नज़र इसके काले बद्दे से बालों वाले वजूद पर पड़ी जिसमें में खून रस रहा था। मुझे एकदम सा याद आया कि इस लड़के के हाथ में तेज़ धार की छुरी पकड़ी थी। वो अपने बचाव के लिए इसने रीछ पर इसी छुरी पर वार किए थे। ये देखकर मेरा दिल धक सा रह गया। मैं फ़ौरन से उठी और डिटॉल और ज़ख्मों की दवा लेकर इसके ज़ख्मों को साफ़ किया और फिर दवाई लगाई। वो यकटक मुझे देख रहा था। इसकी गोल गोल आंखों में मेरे लिए
शुक्र था वो वापस अपने कमरे में चली गई। रात को सोने के लिए लेटी तो मुझे याद आने लगा कि कैसे इस रीछ ने मेरे इस बदतमीज़ लड़के से जान छुड़वाई थी। मेरे दिल में इसके लिए एक नरम सा गोशा बन गया था, लेकिन शायद यही बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुई थी। मैं भूल गई थी कि वो एक जानवर है। अब मैं इस रीछ इसे बुखार रहने लगा था, इसीलिए वो अब्बा के साथ डॉक्टर के पास जाती थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे भी लंबी कतारें लगी रहती थी, 3-4 घंटे लग जाते थे। एक बार अब्बा अम्मा को सुबह ही डॉक्टर के पास ले गए। मैं और वो बालू घर में अकेले थे। मैं गहरी नींद सो रही थी। कॉलेज की भी छुट्टियां थी, इसीलिए मैंने उठने की जहमत ही नहीं की थी। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मेरी कमर पर मुझे किसी के हाथ का एहसास हुआ। एकदम से मेरी आंख खुली। मैंने पलट कर देखा तो सामने वही रीछ था जो इस वक्त मेरे बहुत करीब था। मैं एकदम से पीछे हटी और उठकर बैठ गई। आज तक इस रीछ ने ऐसी जुर्रत नहीं की थी कि मेरे कमरे में गुस्सा हो। इसकी आंखों में इस वक्त मेरे लिए क्या था मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे इससे खौफ महसूस हो रहा था। मैं बेड की दूसरी जानब से नीचे उतर गई। मैंने इससे कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, जाओ बाहर। वो मेरी बात समझता था, इशारों से अपनी बात भी समझा देता था। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर नहीं गया, बल्कि मेरे पास आ गया। मेरे पाँव के पास पहुंचकर अपनी ज़बान से मेरे पाँव चाटने लगा। मेरा दिल उछलकर हलक में आया था। वो ये क्या कर रहा था? वो अचानक एक तश्माई रीछ था, इसीलिए अपनी हरकत व सकनात से अपनी बात समझाना जानता था। मुझे अपने बड़े हुए ज़ख्म दिखाने लगा, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। मैं इसी वक्त अपना सांस रोके खड़ी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो मेरी जान में जान आई। ना जाने मैं क्या सोच चुकी थी कि जैसे ही अब्बा आएगा तो कह दूंगी कि इस रीछ को दोबारा से जंजीर पहनकर जाया करे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इससे पहले ही मुझ पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा बाप रोए जा रहा था। मैं ये देखकर हैरान और परेशान सी हो गई। मैंने देखा तो अम्मा अब्बा के साथ नहीं आई। मैंने कहा, अब्बा अम्मा कहाँ हैं? इसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? अभी मैं पूछ ही रही थी कि एक एम्बुलेंस वहाँ पर आकर रुक गई। मेरे माँ हॉस्पिटल गई तो अपने पैरों पर थी, लेकिन वापस इनको मुर्दा वजूद आया था। डॉक्टर ने मेरी माँ को एक गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी रिएक्शन से वो तड़प कर वहीं दम तोड़ गई थी। ये सुनकर तो मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मुझसे अपनी माँ का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार मुझे पर गशा तारी हो रही थी। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मेरे रो कर बुरा हाल था। मेरी वालदा ही मुझे संभाल रहे थे। हमारा घर तो जैसे माँ के बगैर बिखर कर रह गया था। इस सदमे के बावजूद भी मुझे अपना घर तो संभालना ही था, इसलिए अब घर पर मैं ही होती थी। मेरे अब्बा भी उदास से हो गए थे। वो रीछ भी अपनी जगह चुप था। अब्बा भी अब बीमार रहने लगे थे, इसीलिए उन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई। चंद दिन बाद ही मुझे एक औरत देखने आई। इसे मैं फ़ौरन से पसंद भी आ गई। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरे वालिद ने इस औरत से कहा कि वो मेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। वो भी ऐसी ही ख्वाहिश रखती थी। सामने सहन के कोने में बैठा वो रीछ सारी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। 1 माह बाद की तारीख तय हो चुकी थी। मेरे बाप के पास जो जमा पूंजी थी वो इसने मेरे जहेज़ की चीज़ें लाने में लगा दी। मैंने एक बात नोट की थी कि वो रीछ अब ठीक से कुछ भी खा पी नहीं रहा था। अब तो अब्बा जब इसे काम के लिए जाने का कहते तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगता। अब्बा इसे घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश करते तो वो अपनी जगह जम कर खड़ा रहता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब्बा अब इसे डंडा मार कर अपने साथ लेकर जाते थे। ना जाने वो क्यों इस कदर परेशान करने लगा था। एक बार अब्बा मेरे जहेज़ का सामान लेने गया तो इसी वक्त मैं इस रीछ को खाना ही खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खाने से मुंह फेर रहा था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि मेरे अब्बा आगे होंगे, लेकिन मेरी सास थी।
मेरी शादी को अब बस चंद दिन ही रह गए थे। वो मुझे शादी का सुर्ख जोड़ा देकर चली गई। मैं सहन में ही बहुत खुशी से अपनी चीज़ें देखने लगी, खुश होने लगी। फिर ना जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने अपनी शामत को खुद दावत दे दी। मैं अपने कमरे में गई और दुल्हन का वो सुर्ख जोड़ा पहन लिया, अपने बालों को भी खोल लिया, अपना सामने लगे ड्रेसिंग पर देखने लगी। फिर सामने रखी सुर्ख रंग की लिपस्टिक भी लगा ली। फिर अपने खुले हसीन बालों को आगे किया, अपने हाथों पर सुर्ख चूड़ियाँ पहन ली और अपना अरूसी दुपट्टा भी अपने सर पर ओढ़ लिया और अपने बेड पर बैठकर घूंघट निकालने लगी। बस ऐसी ही छोटी छोटी ख्वाहिशात हर लड़की रखती है। अब्बा घर पर नहीं थे। मुझे लगा मैं अकेली ही हूँ, इसीलिए मैंने अपना रूसी लिबास पहन लिया। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस जानवर को वजूद को मैंने फरामोश कर दिया था, वो मेरा क्या हासिल कर सकता था। आईने इसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो रीछ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखें इस वक्त सुर्ख हो रही थी। मुझे यूं सुर्ख लिबास में देखकर वो बड़ी तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ा था। मैं तो अभी कुछ भी समझ नहीं पाई थी कि जब वो मुझ पर झपट पड़ा। एक चीख मेरे मुंह से बरामद हुई। मैं इसे खुद से पीछे धकेलने लगी, लेकिन वो कोई इंसान तो था नहीं, और वो इंसान भी जब